और इसी बीच अहमदाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आईएएस के स्लीपर सेल के सक्रिय होने का खुलासा यहां पर हुआ है। एटीएस ने स्थानीय व्यक्ति से पूछताछ शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, गिरफ्तार 4 आतंकियों में से 2 आतंकी पहले भी 8 बार भारत आ चुके हैं। यह सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सोने की तस्करी में शामिल आतंकी मोहम्मद फारिस ने यह खुलासा किया। ड्रग्स का कारोबार करने का भी खुलासा हुआ है। आतंकी मोहम्मद राजदीन के खिलाफ श्रीलंका में 5 मुकदमे दर्ज हैं। चारों आतंकियों की ट्रेनिंग फरवरी से ही चल रही थी और ट्रेनिंग के बाद इसे आत्मघाती हमले के लिए भारत भेजा गया था और आक्रमण करना प्रशिक्षण का अंतिम भाग था। बहरहाल आपको बता दें कि लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है एटीएस की तरफ से और इस दौरान कई अहम खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया में ट्रोलिंग बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। ट्रोलिंग की वजह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मां ने अपनी जान दे दी। कैसे हुआ ये सब, देखिए ये अलर्ट करने वाली रिपोर्ट। ये वीडियो याद है आपको? चेन्नई में ये मासूम बच्ची अपनी मां की गोद से गिरकर शेड पर अटक गई थी। आस पड़ोस के लोगों ने 15 मिनट तक मशक्कत के बाद बच्ची को बचा लिया था। इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो में कुछ लोग बिल्डिंग के नीचे चादर लेकर खड़े थे ताकि बच्ची को चोट लगने से बचाया जा सके। ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। बच्ची को तो बचा लिया गया, लेकिन अब इस मामले में बेहद हैरान करने वाली खबर आई है। बच्ची की मां ने खुदकुशी कर ली है। महिला के पति का कहना है कि इस घटना के बाद से वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसका इलाज चल रहा था। 33 साल की वीरांगना को लोग सोशल मीडिया में लापरवाह मां बोलकर ट्रोल कर रहे थे। इससे वो परेशान हो गई थी। वो लोगों को जवाब नहीं दे पा रही थी। कई लोगों ने बच्ची की मां को घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए खूब ट्रोल किया। यही रम्या के लिए जानलेवा बना। रम्या ट्रोलिंग से काफी परेशान हो गई और डिप्रेशन में चली गई। कोयम्बटूर पुलिस के मुताबिक रमैया 2 हफ्ते पहले अपने पति और दोनों बच्चों के साथ कोयम्बटूर में अपने मायके आई थी। रविवार को रम्या के माता पिता पति शादी में गए थे। वो घर लौटे तो रम्या को मरा हुआ पाया। रम्या के परिवार ने बताया कि बच्ची के साथ हुए हादसे के बाद वो दुखी रहती थी। उसका मानसिक इलाज भी चल रहा था। इस घटना ने एक बार फिर ये बात सामने ला दी है कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बेहद खतरनाक साबित हो सकती है और कोई भी इससे डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे खेल की, क्योंकि आईपीएल 2024 के प्लेऑफ का मीटर ऑन हो चुका है और कुछ ही पलों के बाद क्वालिफायर 1 का घमासान होगा, जिसमें एक सीजन के 2 सबसे बड़े बैटिंग पावर हाउस यानी कि केकेआर और एसआरएच आमने सामने होंगे। ये महामुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा। आज जो जीता वो सीधे फाइनल का टिकट कटवाएगा और जो हारा वो एलिमिनेटर के विजेता के साथ क्वालिफायर 2 में भिड़ेगा। तो तैयार हो जाइए क्वालिफायर के सबसे बड़े मुकाबले के लिए, जहां पर आज रन बरसेंगे, चौके छक्कों का तूफान आएगा। कौन आज किस पर भारी पड़ेगा, क्या कहते हैं तमाम आंकड़े, कौन कटवाएगा आज फाइनल का टिकट और किसके सिर पर सजेगा ताज और किसे करना पड़ेगा फाइनल के टिकट के लिए इंतजार। आंकड़ों से समझिए आखिरकार क्वालिफायर 1 के मुकाबले से पहले क्या होने वाला है आज। रिपोर्ट देखिए। 4 टीम्स तैयार। क्वालिफायर 1 की लड़ाई, कौन करेगा चढ़ाई? नाइट राइडर्स या सनराइजर्स, फाइनल्स में कौन? रॉयल्स
या चैलेंजर्स? एलिमिनेट होगा कौन? आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की लाइनअप तैयार है, अब बस मुकाबले का इंतजार है। आज क्वालीफायर 1 खेला जाएगा। एक तरफ वो टीम है जो कभी आईपीएल का क्वालीफायर 1 का मुकाबला हारी ही नहीं, वो टीम है कोलकाता। तो दूसरी तरफ वो टीम है जो हार कर भी फाइनल्स में पहुंचने का मादा रखती है, वो है हैदराबाद, जिसने साल 2018 में कर दिखाया था। सनराइजर्स की टीम 2018 में क्वालीफायर 1 के मैच को हारा, उसके बावजूद टीम क्वालीफायर 2 को जीतकर फाइनल्स में पहुंची। मतलब ये कि आज की दोनों टीम्स ऐसी हैं जो एक बार क्वालीफायर में पहुंच गईं तो फाइनल्स की ट्रॉफी उठा ही देती हैं। आंकड़े भी यही कहते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 2 बार क्वालीफायर 1 में मैच खेला और टीम दोनों बार क्वालीफायर 1 जीतकर फाइनल का टिकट कटवाने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, दोनों बार आईपीएल खिताब भी जीती। इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स 8वीं बार प्लेऑफ मुकाबला खेलेगी। नाइट राइडर्स एक बार फाइनल हार चुके हैं तो 2 बार एलिमिनेटर और 2 बार क्वालीफायर 2 राउंड में हार चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहली बार साल 2011 में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया था और आखिरी बार साल 2021 में नॉकआउट स्टेज पर पहुंची थी। ये तो थे कोलकाता के आंकड़े जो कह रहे हैं कि ये टीम जब जब क्वालीफायर 1 खेली है फाइनल्स की ट्रॉफी उठाई है। उधर हैदराबाद भी कम नहीं। सनराइजर्स हैदराबाद 7वीं बार आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंची है। टीम पहली बार साल 2013 में प्लेऑफ में पहुंची थी और ये टीम का डेब्यू सीजन था। सनराइजर्स हैदराबाद आखिरी बार साल 2020 में पहुंची थी और अपने पिछले 6 प्लेऑफ मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद 2 बार फाइनल्स में पहुंच चुकी है। साल 2016 में हैदराबाद आईपीएल की विनर टीम रही तो साल 2018 में रनर अप। टीम 3 बार एलिमिनेटर में हारी, 1 बार क्वालीफायर 2 में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुई। दोनों टीम्स के आंकड़े बता रहे हैं कि कोई एक दूसरे से कम नहीं है। बाद दोनों के बीच खेले गए मैचेस के आंकड़ों की करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी है। अब तक दोनों टीम्स के बीच कुल 26 मुकाबले हुए। इनमें से 17 मुकाबले केकेआर ने जीते, 9 मुकाबलों में हैदराबाद को जीत मिली। इस सीजन में दोनों टीम्स के बल्लेबाज रंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। नशे की तस्करी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स की। किशनगढ़ के इलाके में एजीटीएफ ने नशे की खेप पकड़ी है। प्लास्टिक 147 कट्टों में भरा हुआ था 30 क्विंटल 263 किलो डोडा पोस्ट। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत बताई जा रही है इस डोडा पोस्ट की। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में इस सप्ताह ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अजमेर के किशनगढ़ इलाके में एजीटीएफ ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। झारखंड से तस्करी करके यह अवैध डोडा पोस्ट सूरा लाया गया था। 5 करोड़ रुपए कीमत का बताया जा रहा है। और सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी में, जहां पर नारी शक्ति सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की, उन्हें इज्जत घर दिए। इसके लिए मजाक उड़ाते कि मोदी टॉयलेट करता रहता है, टॉयलेट बनाने में लगा है। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। मेरी करोड़ों करोड़ों माताओं का मैंने इज्जत घर बनाया है। लेकिन मुझे पता था मेरी बहन बेटियों के लिए इसकी कितनी बड़ी जरूरत थी। मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए और वो भी 1 रुपये के खर्च के बिना, ताकि उन्हें जो भी पैसा मिले वो सुरक्षित रह सके। मोदी ने करोड़ों पीएम आवास
4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाई ताकि करोड़ों माताएं घर की मालकिन बनी है। अब महिलाएं भी संपत्ति की मालकिन बन रही है। ये बस योजनाएं नहीं थी, इससे नारी शक्ति को नया आत्मविश्वास मिला। यही मेरा मिशन था, यही मेरी सोच थी। माताओं बहनों, कांग्रेस की सरकारों की पहचान एक गाने से खूब होती है। तो वहीं सियासी समर के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पश्चिमी चंपारण और महाराजगंज का दौरा किया, जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आज ओडिशा का दौरा था और इसी दौरान दोनों तरफ से विपक्षी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किए गए। रिपोर्ट देखिए। आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है, इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहाँ कमल खिलाना है। बिहार से लेकर ओडिशा तक धुआंधार प्रचार, विपक्ष के खिलाफ मोदी शाह का डबल प्रहार, 4 जून वाली ललकार, अब की बार 400 पार। पांच चरणों का चुनाव बीत चुका है, 2 चरणों का चुनाव बाकी है। यही वजह है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में पीएम मोदी ने SC/ST आरक्षण को लेकर एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नेहरू जी SC/ST को आरक्षण नहीं मिलने देते। उन्होंने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके विरोध किया था, नेहरू जी ने। नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इस परिवार के जितने प्रधानमंत्री हुए, सबने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्षी गठबंधन को राम मंदिर के मुद्दे पर भी घेर लिया। ये मंदिर वालों ने उनके घर जाकर निमंत्रण दिया कि आप प्राण प्रतिष्ठा में आइए। उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये ऐसे लोग हैं कि एक इंसान जिस पर अदालत ने चोरी करने के गुनाह में सजा की है, जो जेल काट रहा है, बीमारी के कारण घर आने का अवसर मिला है, उसके घर जाकर के बढ़िया बढ़िया खाना पका करके खाने की फुर्सत है, लेकिन रामलला के हाथ जाने की फुर्सत नहीं है। बिहार के महाराजगंज में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को घोटालेबाजों का सम्मेलन करार दिया। इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। उधर ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 चरणों में ही 300 पार का ऐलान कर दिया। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है, इसके साथ साथ विधानसभा में भी
75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। यही वजह है कि पूरा एनडीए चुनाव में ब्रांड मोदी को धार देने में जुटा है। तो वहीं सीएम हाउस पिटाई कांड की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आरोपी विभव कुमार और 13 मई को हुई घटना को लेकर एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा है और इसी बीच पीड़ित राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट के जरिए आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 13 मई की घटना के एक एक सबूत की तलाश। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक्शन में पुलिस। सबूत बोलेंगे, 13 मई की घटना के राज खोलेंगे। हाई प्रोफाइल पिटाई कांड की कहानी में कितने किरदार हैं, कितने रहस्य हैं, कितनी और कहानियां हैं, इन तमाम सवालों के जवाब बाहर आना बाकी है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। खबर है कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से मुंबई में भी पूछताछ होगी, क्योंकि विभव कुमार ने मुंबई में ही अपने फोन को फॉर्मेट किया था। इस दौरान पुलिस ये भी पता लगाएगी कि मुंबई में विभव कुमार किन किन लोगों के संपर्क में थे। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी के रुख पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। मैं एक और गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर एक नया कीर्तिमान बना चुकी है, उसके अनेक नेता जेल में जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल गए, संजय सिंह जी जेल गए, सत्येंद्र जैन जी जेल गए, परंतु आपने कभी केजरीवाल जी को उतना विचलित और उद्वेलित नहीं देखा कि वो सड़क पे निकलकर प्रदर्शन करने लगे जितना विभव कुमार की गिरफ्तारी की बात करने लगे, जबकि वो टेक्निकली पार्टी में कुछ भी नहीं आज की डेट में। ये राज क्या है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है और देश की जनता जानना चाहती है। 13 मई को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई की कहानी का सच क्या है, ये अभी भी पर्दे के पीछे है। यही वजह है कि जांच टीम हर लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है। एडिशनल डीसीपी अंजिथा छिपियाला को इस केस का जांच अधिकारी बनाया गया है। एडिशनल डीसीपी अंजिथा के अलावा उनके साथ 4 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी जांच में शामिल हैं। इसमें सिविल लाइन थाने के एसएचओ भी हैं, जहां केस दर्ज किया गया है। इस केस में रोजाना हो रही तफ्तीश की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले पुलिस टीम विभव के मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश में है। इसके अलावा पुलिस इस मामले में रविवार शाम को ही डीवीआर जब्त कर चुकी है, जिसके जरिए सीसीटीवी के ब्लैंक पार्ट को निकालने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, जांच टीम 13 मई को सीएम हाउस में हुई घटना का सीन भी रिक्रिएट कर चुकी है। उधर स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। फिलहाल इस मामले की कहानी हर कोई समझना चाहता है, क्योंकि जितने सवाल विभव कुमार को लेकर उठ रहे हैं, उतने ही सवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर उठ रहे हैं।